हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल यंग मॉन्क IAS पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पर हम आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने लेकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गांधीयन एरा के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी का जो समय था उस समय देश में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए, किस आंदोलन का क्या कारण था और उसका क्या परिणाम हुआ, ये हम चर्चा करेंगे। अभी आप ये स्क्रीन पर लिखे हुए आंदोलन देख पा रहे हैं। इन सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारे जो रिवॉल्यूशंस थे वो 1970 से लेकर 1947 तक भारत के इतिहास में हुए हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट, जो कि 1919 में पास हुआ था। द अनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, पॉपुलरली नोन एज रोलेक्ट एक्ट। दिस वॉज अ लॉ दैट अप्लाइड इन ब्रिटिश इंडिया एक्ट। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय पे 1919 में एक जो ज़बरदस्ती का हम पे ये कानून लागू किया गया था वह था रोलेक्ट एक्ट। चलिए अब हम इस एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट पीपल विदाउट वारंट। नंबर 2, इट वॉज पास्ड डेस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इंडियन लीडर्स। एंड नंबर 3, द एक्ट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स ऑर्थर सर सिडनी रोलेट। इनका मतलब है कि ये जो एक्ट था इसका नाम इसके जो ऑथर थे सर सिडनी रोलेट, उनके नाम पर इस एक्ट का नाम रोलेट एक्ट रखा गया था। यह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे भारत के लोगों को बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ के गिरफ्तार करने का अधिकार देती थी। ये जो कानून था वह भारतीयों के इच्छा के बिना उनके विरुद्ध लागू ज़बरदस्ती कर दिया गया था। इन शॉर्ट इसे काले कानून के नाम से जाना जाता था। इसमें ना अपील ना दलील का जो कानून था वह लागू होता था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट था कि यह जो रोलेट एक्ट था वह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता था। इन सारे कारणों की वजह से देश में कई सारी जगह इस कानून का विरोध हुआ और अंत में ब्रिटिश हुकूमत को यह कानून वापस लेना पड़ा। द अनदर इम्पोर्टेंट मूवमेंट ऑफ द गांधीयन एरा वॉज खिलाफत मूवमेंट। It was launched in 1920 by the Muslim leaders of the country and it was supported by Mahatma Gandhi too. So let's come and know more about the Khilafat movement. खिलाफत मूवमेंट था दैट वाज द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मूवमेंट और ये 1919 में भारतीय मुसलमान के द्वारा लॉन्च किया गया था। नंबर 2, द मूवमेंट वाज एम्ड एट सपोर्टिंग द ऑटोमन खलीफा एंड प्रोटेस्टिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट था कि दिस मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद एंड महात्मा गांधी। इन सभी महान नेताओं के द्वारा इस मूवमेंट को इसकी अनुयायी की गई थी। इस खिलाफत मूवमेंट का जो रिजल्ट था दैट वाज ओरिएंटेड इन अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन और इसके अलावा ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी इस मूवमेंट के कारण शुरू हो गया था। पांचवा पॉइंट कहता है कि दिस मूवमेंटम लॉस्ट मोमेंटम आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द अबॉलिशन ऑफ ऑटोमन खलीफात इन 1924। असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण इस मूवमेंट ने अपनी जो रफ्तार थी उसे खो दी और अंत में इसे समाप्त करना पड़ा। In 1920, the another movement came into the light was known as non-cooperation movement. Let's know something about it. Number 1. The non-cooperation movement was a civil disobedience campaign launched by Mahatma Gandhi in 1920 against British colonial rule in India. असहयोग आंदोलन जो था वह एक सत्याग्रह का आंदोलन था जो कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ शुरू किया गया था ये। नंबर 2, इट एम्ड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। इसका उद्देश्य था वह ब्रिटिश का जो सामान है, उनकी जो संस्थाएं हैं और उनका जो प्रशासन है उसे बाइकआउट करके सेल्फ रिलायंस और इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करना था। द थर्ड पॉइंट इज दैट दिस मूवमेंट गेन्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस क्रॉस सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस डिवाइडेड्स बट ऑल्सो फेस्ड वायलेंट क्लैशेस एंड रिप्रेशन फ्रॉम द ब्रिटिश। ये जो मूवमेंट था इसका भारतीयों का चारों तरफ से सपोर्ट हो रहा था। इसके अलावा यह ब्रिटिशर्स के द्वारा दबाव को भी झेल रहा था। द फोर्थ पॉइंट इज द मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन 1920। ये जो आंदोलन था इसे 1922 में सस्पेंड कर दिया गया था चौरी चौरा की घटना के बाद। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा घटना में कुछ पुलिस के सिपाहियों को थाने में बंद कर आग लगाकर मार दिया गया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा ये जो असहयोग आंदोलन है इसने बहुत सारे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को इंस्पायर किया वर्ल्ड में, तथा इसी के सहयोग से भारत का जो स्वतंत्रता हमें 1947 में प्राप्त हुई थी उसमें इस असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा अहम योगदान था। आफ्टर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वी विल नो अबाउट द फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड द साइमन कमीशन। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट स्वराज पार्टी विच वॉज फाउंडेड इन 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन सदस्यों के द्वारा की गई थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी
उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के कारण अनहैप्पी थे। इसकी स्थापना में जो मुख्य सदस्य थे वह थे मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, जो अपनी स्वराज पार्टी थी दैट एडवोकेट फॉर फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए स्वराज पार्टी ने अपना कार्य किया। हालांकि अंततः यह पार्टी अनसक्सेसफुल रही अपने गोल्स को प्राप्त करने में और 1925 में इसे दोबारा से इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिसॉल्व कर दिया गया था। So after the formation of Swaraj Party, let's take some knowledge about Simon Commission. So number one, the thing is that Simon Commission was appointed by the British government to review the Indian constitutional system. इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी कि साइमन कमीशन में जो भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे और ब्रिटिश के ही नागरिक थे, उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। द थर्ड पॉइंट इज कमीशंस रिकमेंडेशंस रिजेक्टेड बाय ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उन्हें रिजेक्ट किया गया था। और चौथा पॉइंट जो है कि साइमन कमीशन का जो विरोध भारत में चारों तरफ फैला था, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसके बाद जो टॉपिक अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज़ दांडी मार्च विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1927 एंड द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1930। So first we will know about Dandi March. Dandi March, also known as Salt March, और this was a non-violent civil disobedience campaign lead by महात्मा गांधी in 1930. So ये जो थी यह एक प्रोटेस्ट थी ब्रिटिश मोनोपोली के खिलाफ जो कि उन्होंने नमक के प्रोडक्शन पर लगा रखी थी और नमक पर बहुत सारा टैक्स इम्पोज कर दिया गया था। तो गांधी जी ने अपने कुछ फॉलोअर्स के ग्रुप के साथ 240 माइल्स तक पैदल मार्च करने के बाद गुजरात में डांडी नामक जगह पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से स्वयं नमक का निर्माण किया और इस तरह ब्रिटिश जो लॉ था उसका वायलेशन किया। द कैंपेन इंस्पायर्ड मास सिविल डिसओबीडियंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू आउट इंडिया लीडिंग टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। दांडी मार्च ने जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें एक सिग्निफिकेंट स्थान रखता है एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत से ब्रिटिश के शासन को समाप्त करने में। इस मूवमेंट में कई हज़ारों लोगों को जेल जाना पड़ा, बहुत सारे कष्ट उठाए, किंतु अंत में यह मूवमेंट सफल रहा और हमें नमक पर स्वाधिकार मिला। आफ्टर द दांडी मार्च महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन मेड अ पैक्ट दैट इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। लेट्स नो मोर अबाउट इट। This pact was signed on 5th of March 1931 between Mahatma Gandhi and Lord Irwin. Lord Irwin was the Viceroy of India at that time. The second point is the pact ended the Salt Satyagrah and the civil disobedience movement. इस करार के होने के बाद से महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कर दिया था। ये जो दोनों ही आंदोलन थे ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किए गए थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गांधी इरविन पैक्ट का वो है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज हु वर कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस और अदर सीरियस क्राइम्स। इस पैक्ट के बाद से जो ब्रिटिश सरकार थी वह सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, केवल उन लोगों को छोड़कर जो या तो वायलेंस में सम्मिलित थे या उन्होंने अन्य सीरियस क्राइम्स किए थे। जैसे कि उस समय इस पैक्ट के बाद भी अंग्रेज़ों ने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को नहीं छोड़ा था और अंततः उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आइए इस पैक्ट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करते हैं। आफ्टर दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज एम्ड एट डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। गांधी इरविन के इस समझौते के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई, जिसका कि उद्देश्य भारत के संविधान के डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में बातचीत करना था। तो हमें ये उम्मीद है कि ये जितने भी हमने आपको आंदोलन के बारे में समझाया है वह सब आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।